हेलो छात्रों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखो, आई एम महिपाल सर। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का विज्ञान फिजिक्स, जिसमें हमारा लेसन चल रहा है ध्वनि। इससे पहले वीडियो में जो है हमने आपको ध्वनि के बारे में समझा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से याद करें ताकि परीक्षा में आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ये प्रश्न दिया हुआ है नंबर 1 पे, नंबर 182 पे है बुक में। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है। देखो, इसका आंसर क्या हुआ। जब ध्वनि के कारण किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तो यह विक्षोभ माध्यम के कणों में गति उत्पन्न करता है। ये कण अपने समीप माध्यम के अन्य कणों में उसी प्रकार की गति उत्पन्न कर देते हैं। यह क्रिया इसी प्रकार माध्यम के अन्य कणों में फैल जाती है और विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच जाता है। यानी कि माध्यम के कण जो है, जो उनमें गति उत्पन्न होती है, वे चल कर नहीं जाते बल्कि उनमें कंपन उत्पन्न होता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद में अगले कणों में कंपन पैदा करते हैं और वो विक्षोभ जो है जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो वो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 182 पर दिया हुआ है। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। जब घंटी पर हथौड़े से घात किया जाता है तो घंटी का क्या होता है, कंपन पैदा हो जाता है, यानी घंटी कंपित हो जाती है। जब उस पर हथौड़े से वार किया जाता है तो उसमें कंपन पैदा होता है। घंटी के कंपित होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वही ध्वनि हमारे कानों तक विक्षोभ के रूप में प्राप्त होती है, पहुंचती है। इसलिए घंटी जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, क्योंकि जब उस पर चोट मारी जाती है उसमें कंपन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। देखो, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ध्वनि को भी संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, माना आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं। क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुन सकते हैं। नहीं। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए माध्यम के कणों में कोई कंपन नहीं होगा, इसलिए ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है पेज नंबर 186 का क्वेश्चन है। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है। नंबर 1 प्रबलता और नंबर 2 तारतो। देखो, ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन का आयाम निर्धारित करती है। याद रखना प्यारे छात्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तारतो, ध्वनि का तारतो जो है कंपन की आवृत्ति का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से जो है प्रबलता और तारतो दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अनुमान लगाओ कि निम्न में से कि ध्वनि का तारतो अधिक है, गिटार का है या कार के हॉर्न का है। देखो, गिटार की ध्वनि का तारतो अधिक होता है क्योंकि उसकी प्रबलता अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 186 का क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल और आयाम से क्या तात्पर्य है। देखो, ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप इन्हें याद करना। नंबर 1 है तरंग दैर्घ्य, ये इसका प्रतीक है, इसे बोलते हैं लैम्बडा। किन्हीं दो निकटवर्ती सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को या कण के एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है अपनी याद करना। दूसरी है आवर्ती, किसी दोलन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को वस्तु की आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्तकाल, कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। अगला टॉपिक है आयाम, किसी तरंग के संचरण में माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था से जितना अधिक विस्थापित होता है वह उसका आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य और उसकी आवृत्ति और उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। देखो, ये सूत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग में संबंध v बराबर एन लैम्बडा। देखो, v क्या है, तरंग का वेग, लैम्बडा है तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि लंबाई, एन क्या है, उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है न्यूमेरिकल के रूप में, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 Hz है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है।
इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करो। देखो इसमें दिया हुआ है क्या दे रखा, n बराबर यानी कि उसकी आवृत्ति n बराबर दे रखी 220 Hz। उसका चाल है v बराबर 440 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र हमारे पास है तरंगदैर्घ्य निकालना है v बराबर n लैम्डा में निकालना है लैम्डा का मान। तो ये हो गया v बटे n 440 बटे 220, 0 से 0 कट गया, 22 दूनी 44, ये आ गया 2 मीटर। तो ये आ गई तरंग की तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, किसी ध्वनित स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 Hz की ध्वनि को सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल लगेगा, यानी कि हमें उसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है, उसका समय अंतराल ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है n बराबर 500 Hz, यानी कि उसकी आवृत्ति है 500 हर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्घ्य लंबाई इसकी है लैम्डा बराबर 450 मीटर। हमें आवर्तकाल t बराबर होता है 1/n, तो उसका आवर्तकाल उसका समय निकाल लो, यानी कि संपीड़न में कितना समय लगेगा। t बराबर होता है 1/n, बस इसी की आवश्यकता पड़ती है। 1/, ये हो गया 500, जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया 0.02 सेकंड। तो इसलिए उस व्यक्ति तक पहुंचने वाले दो लगातार संपीड़नों के बीच 0.02 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है पेज नंबर 187 का क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताओ। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता। नंबर 1 है तीव्रता। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अगला हेडिंग है प्रबलता। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, यानी कि हमारे कानों की जो संवेदनशीलता की जो माप है वही ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। जैसे दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबलता ध्वनि के साथ के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। कोई ध्वनि हमें तेज़ सुनाई देती है, उसकी प्रबलता ज़्यादा है, कोई ध्वनि कम सुनाई देती है, उसकी प्रबलता कम है। तीव्रता उनकी समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वायु, जल और लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का पेपर में पूछा भी जाएगा और पूछा गया पहले भी। तो कौन से में चलती है, सबसे तेज चलती है लोहे में। लोहे में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो प्यारे छात्रों, आप जो है यहाँ तक की थ्योरी जो है अपनी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे की थ्योरी समझाएंगे। आप जो है इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से याद करें, ताकि आप परीक्षा में इनको सही तरीके से लिख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।